Hello everyone, good evening. Good evening, ma'am. So as you all know, हम जो है त्रिनेत्रा पीसीएस के साथ जो GS1, GS2 और ऐसे राइटिंग का कंबाइंड प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इंडिविजुअल प्रोग्राम्स भी हैं, बट मेनली जो हमारा कंबाइंड प्रोग्राम है उसके साथ आपको बेनिफिट ये है कि आप जो है टेस्ट सीरीज उसमें कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आज की क्लास है हमारी, ये एक डेमो क्लास है रिगार्डिंग आंसर राइटिंग एंड द कंटेंट दैट आई विल बी डिलीवरिंग। जो भी आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि मार्केट में अभी इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, क्या चीज़ें हमको करनी है, मेंस का डिमांड क्या है। ओके, तो बेसिक चीज़ें ये है कि आपको GS1, GS2 इनका कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट दिया जाएगा। आज तो डेमो क्लास है, बट स्टार्टिंग में वील डिस्कस द सिलेबस, मेजर थीम्स क्या हैं जो GS1 में पूछे जाते हैं। GS1 के तो सबको आइडिया रहता ही है, और GS2 में क्या पूछा जाता है, इन मेजर थीम्स को हम कवर करेंगे। और उसके बाद उसके हिसाब से जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल GS2 में हमको पता है कि प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकोनॉमी में जो बिहार का इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रो इकोनॉमिक जोन्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्रो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सब में आपको क्या लिखना है, मटेरियल के लिए आपको कहीं पे भी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ है कि मटेरियल की कमी है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए। बहुत टाइम से आई हैव बीन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, 3 साल से ऊपर तो मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ ही हो गया है। तो इंग्लिश मीडियम में कंटेंट का कमी जो है वो पूरे मार्केट में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के लिए लोग जो है वो भरे पड़े हैं, नो डाउट, बट वहाँ पे भी क्वालिटी कंटेंट अगर हम देखें तो बहुत कम ही अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, बट हाँ, जो लोग भी हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट भी डिमांड कर रहे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे ओवरकम करते हुए ये कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपने जैसा देखा कि एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, 1 to 2 क्वेश्चंस उन टॉपिक्स पे, और उसके बाद उसका हैंड रिटन मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आप जो आंसर लिखेंगे उस पे आपको फीडबैक भी मिलेगा, प्लस फीडबैक और प्लस टेस्ट सीरीज का जो फीडबैक होगा वो इसके अलावा होगा। ये हमारा GS1, GS2 का फॉर्मेट रहेगा। ऐसे का फॉर्मेट ये रहेगा कि टॉपिक आपको एक दिन पहले दे दिया जाएगा, और उसके बाद उस टॉपिक पे आपको ब्रेनस्टॉर्म करना होगा, अपना ऐसे लिखना होगा। और नेक्स्ट डे जो है हम, क्योंकि ऐसे कभी कोई आइडियल ऐसे नहीं होता है, तो उसमें कितने पर्सपेक्टिव्स पे हम सोच सकते हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, बस एक मॉडल ऐसे जो है उसके तौर पर मैं आपको दे दूंगी, लेकिन दैट विल नॉट बी द एंड गोल कि उस वही ऐसे जो है वो अल्टीमेट ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका सोच जो है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, आप मुझसे ज़्यादा अच्छा लिख सकें। तो दैट विल बी योर एंड गोल कि आप अपने सोच के साथ मेरे सोच को कंबाइन करके, और उसके बाद फिर आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव, जब एक साथ हम बैठेंगे तो अलग अलग आइडियाज आएंगे हमारे दिमाग में। तो ऐसे का जो फॉर्डर है वो वहां से हम जनरेट कर सकते हैं। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि नेपाल में बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ है नेपाल में, किसी को आइडिया है? Yeah, हाँ, क्या हुआ है? जेएनजी वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था अभी रिसेंटली। हाँ, अभी जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था। किस चीज़ से रिलेटेड प्रोटेस्ट हुआ था? क्यों जेनजी प्रोटेस्ट कर रहा था? मैम वो जो वहाँ पे जितने भी मतलब करप्ट पॉलिटिशियन है वो उनके वजह से शायद हुआ था। क्या है, करप्ट पॉलिटिशियंस है वो तो है ही, बट इमीडिएट कॉज क्या था? जैसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 में बोलते हैं ना कि इमीडिएट कॉज था कि एनफील्ड राइफल, उससे उसका मैम रीजन क्या था? इमीडिएट कॉज था कि सारे जितने भी इंटरनेट है और उनसे रिलेटेड एप्स को सोशल बैन मीडिया कर को दिया बैन कर गया दिया, था। यस इंस्टाग्राम, यस, हाँ सोशल फेसबुक, मीडिया को बंद कर ट्विटर। दिया था। हाँ एग्जैक्टली, इन सबको बैन कर दिया था, जिसकी वजह से जेनजी में आउटरीच हुआ और उन्होंने जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसी को आग लगा दिया, जो प्राइम मिनिस्टर का घर था उसी को आग लगा दिया।
और फिर इसकी वजह से हमने देखा कि वहां पर हमको तख्ता पलट जो है वो देखने को मिला और पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर हमको देखने को मिली है नेपाल की। इसी तरीके से पिछले साल हमने देखा था कि बांग्लादेश में भी हमको सेम चीज देखने को मिली थी। शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उसको टॉपल कर दिया गया था और प्रेजेंट में कौन है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। और उसके बाद ये जो है आपने जब आप प्री की तैयारी कर रहे होंगे तो उस समय आपने पढ़ा भी होगा कि मोहम्मद यूनस जो है वो ऑपरेशन चला रहे हैं उन लोगों को हटाने के लिए बांग्लादेश से जो भी शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन कोई नया नहीं है। आज हम नेपाल में देख रहे हैं, कल हमने बांग्लादेश में देखा था, उसके पहले हमने श्रीलंका में देखा, पाकिस्तान में देखा, म्यांमार में देखा कि ऑन्ग सान सूकी का जो गवर्नमेंट था, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको हटा करके मिलिट्री कू वहां पे स्टार्ट हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान में हमने देखा कि यूएस के पुल आउट के बाद जो तालिबान था उसने वहां पर टेक ओवर कर लिया एंड उसके बाद वहां की सिचुएशन जो है वो दिन प्रतिदिन और बिगड़ती ही जा रही है। पाकिस्तान में तो आए दिन ये चीज होती रहती है। मॉलडीव्स में भी हमने देखा कि ऐसा थोड़ा बहुत जो अप्स एंड डाउन है वो चलता ही रहता है। तो अब ये हमारा इंडिया है, ठीक है, दिस इज आवर इंडिया। ये मैप बनाना सबको आना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बट ठीक है। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ हमारा श्रीलंका है और इधर हमारा मॉलडीव्स है। तो नेबरहुड की अगर हम बात करते हैं और खास करके अगर हम नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं, नेबरहुड फर्स्ट में चाइना आता है कि नहीं आता है? आता है। नहीं आता है। चाइना इज नॉट इंक्लूडेड इन नेबरहुड फर्स्ट। बहुत ध्यान रखना है, हो सकता है प्री में भी ये सवाल पूछ ले कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में चाइना आता है कि नहीं आता है। जो साउथ एशिया की कंट्रीज है, मतलब इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, इंडियन ओशन वाला जो रीजन है वहां पे जो कंट्रीज हैं वही सिर्फ हैं जो कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में आती है, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मॉलडीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज हैं जो हमारी नेबरहुड में आती हैं। लेकिन हाँ, चाइना के साथ हम लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। तो अगर हम सिर्फ नेबरहुड की बात करें तो उसमें चाइना भी इंक्लूड होगा, लेकिन अगर हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर से बोलें तो उसमें चाइना इंक्लूड नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन अगर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पूछे तो उसमें चाइना मेंशन करके नहीं आ जाएंगे, वरना इंट्रोडक्शन में ही हम ये चीज लिख देंगे और एग्जामिनर को वहीं से दिमाग खटक जाएगा कि इसको तो बेसिक जानकारी भी नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि अब इस पीडीएफ में आपने देखा कि टॉपिक था इनस्टेबिलिटी इन इंडियाज नेबरहुड। अब इंडिया के नेबरहुड में अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो उसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? There will be large scale मतलब वो इन्फिल्ट्रेशन। लार्ज स्केल इन्फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल प्रेशर इससे बढ़ेगा। डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। हाँ निशांत प्लीज करिए। लो होगा और ट्रेड में मैम इशू आएगा, फिर ट्रेड में इशू आएगा, गुड। और जो लोग नोट्स दे चुके हैं वो बताइए। चलिए, जो फर्स्ट टाइम मैम कल्चरल टाइज जो है नेबर्स के बीच में वो भी अफेक्ट होगा। पीपल टू कल्चरल टाइज जो है, पीपल टू पीपल टाइज हैं, वो भी अभी हो रहा है ना पाकिस्तान के साथ। पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमने जो सारे टाइज थे वो खत्म कर दिए। वो बात अलग है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो भी रिसेंटली हो गया, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। वेरी गुड। और मैम भी होगा। बोले रहे नहीं हो आप, प्लीज अपना नाम भी बता दीजिए। अचिंत्य नाम है। ओके अचिंत्य, यस। ज्योग्राफिकल इश्यूज भी आएंगे, ज्योग्राफिकल इश्यूज भी आएंगे। और मैम जो रिफ्यूजीज वगैरह जो आते हैं उनका आना जाना ज्यादा बढ़ जाएगा फिर। हाँ, रेफ्यूजीज इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा, हाँ। ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया के नेबरहुड से रिलेटेड, चाहे वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से रिलेटेड हो या इन जनरल नेबरहुड से रिलेटेड हो, कि इंडिया के नेबरहुड में अभी रिसेंटली हमको एक क्राइसिस का सिचुएशन देखने को मिला है, ये एक जनरल हम
बता रहे हैं कि इंडिया की नेबरहुड में अभी रिसेंटली हमको क्राइसिस सिचुएशन देखने को मिला है। ऐसे मौके पर आपको क्या लगता है कि इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, और ऐसे मौके पर इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या करके इंडिया जो है वो इन चीजों को ओवरकम कर सकता है? तो इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए आपको जो है वो एक सबसे पहले तो मेंस में एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट लेके चलना होगा। बैलेंस्ड व्यू पॉइंट इन द सेंस कि आपको मतलब ना तो आप पूरे तरीके से इंडिया का व्यू एकदम बोल सकते हैं कि हम राइट व्यू लेकर के चलेंगे कि हाँ इंडिया को जो है एकदम उनसे अपना रिश्ता नाता एकदम तोड़ देना चाहिए, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि इंडिया को जो है वो कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक जो था वो एक टेररिस्ट अटैक था, और टेररिज्म को हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो टेररिज्म के अगेंस्ट हमको स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की जरूरत है, उसमें हम एक स्ट्रॉन्ग वॉइस ले सकते हैं। लेकिन जब बात आती है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की, वो कहाँ तक सही है, तो वहां पर आपको एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट लेके चलना पड़ेगा कि ये एक एक्सट्रीम स्टेप है जिसका असर जो है वो पाकिस्तान की जनरल पब्लिक पे भी पड़ेगा। और जनरल पब्लिक का तो कोई दोष नहीं होता है, अगर टेररिज्म की बात आती है तो जनरल पब्लिक का उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो हम किसी ऐसे काम के लिए जो कि एक्स्ट्रा स्टेट एलिमेंट्स ने किया है, नॉन स्टेट एलिमेंट्स ने किया है, उसके लिए हम जनरल पब्लिक को दोष नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ कितने लोगों ने पढ़ा था? मैंने पढ़ा। पढ़ा था, ठीक है, ठीक। मैंने भी पढ़ा था मैम। ओके, ओके। तो इसको रीड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिक इंडिया की नेबरहुड से रिलेटेड है कि आप यहाँ पे एक कोट का यूज कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत ही फेमस कोट है, यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज नेबर्स। आप जब घर पे रहते हैं तो आपके आसपास चाहे आपका पड़ोसी कितना भी ताक झाक करे, आप उसको वहां से बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं ना, वो उसका घर है वहां पे, तो वो वहां रहेगा ही रहेगा। तो यही कहना है कि इंडिया के बगल में पाकिस्तान जो है वो रहेगा ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा हो कि पाकिस्तान को इंडिया टेक ओवर कर ले या चाइना टेक ओवर कर ले, तब तक ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो वहां से हिलेगा। सिमिलरली बांग्लादेश जो है वो रहेगा, श्रीलंका जो है वो रहेगा। हम अपने फ्रेंड्स को बदल सकते हैं। हाँ, यूएस से अभी हमारे जो रिलेशन हैं वो टैरिफ्स की वजह से थोड़े खट्टे हो गए हैं, तो हम रशिया से अभी दोस्ती को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, चाइना से अभी दोस्ती को बढ़ा रहे हैं। एक टाइम था जब चाइना के साथ गलवान वैली वाला क्लैश हुआ था, उसके बाद हम यूएस के साथ अपनी दोस्ती को ज्यादा बढ़ा रहे थे। तो हम अपने फ्रेंड्स को जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे पहले प्री के टाइम में आपके दोस्त कोई और होंगे जिनका आपको लग रहा होगा कि हाँ इसका प्री तो पकड़ बहुत अच्छा है, लेकिन अब मेंस का टाइम है, मान लेते हैं उस दोस्त का प्री नहीं निकल रहा है, तो अब आप ऐसे दोस्त ढूंढेंगे जिनका कि मेंस निकल रहा हो, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल हो। ये माने की सेल्फिशनेस है, लेकिन अपना इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना पड़ता है, खास करके फॉरेन पॉलिसी में। फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सर्वोपरि होता है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, द ओनली परमानेंट थिंग इज नेशनल इंटरेस्ट। फिर हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये कहना था कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर। दिस रियलिटी मेक्स इंडियाज रिलेशंस विद इट्स नेबर्स अ सेंट्रल पिलर ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, येट डिस्पाइट सिविलाइजेशनल टाइम्स। क्योंकि एक टाइम था जब ये पूरा का पूरा जो नेबरहुड था वो एक ही था, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो। मतलब श्रीलंका तो चलो अलग था, लेकिन बाकी अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो एक ही था, और हम सिविलाइजेशनल टाइज शेयर करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर के अभी तक हम चले आ रहे हैं, और जोग्राफिक कंटिन्यूटी भी शेयर करते हैं। लेकिन स्टिल साउथ एशिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल और लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन्स में से एक है। अच्छा, ऐसा यूनियन आपको और कहाँ देखने को मिलता है? साउथ एशिया के अलावा इस तरीके का यूनियन और कहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे पीसफुली जो कंट्रीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन है, और एशियान। आसियान है, एग्जैक्टली। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो है ना एकदम अपने दिमाग में रखिएगा। जहां नेबरहुड का क्वेश्चन पूछे ना, साउथ एशिया का क्वेश्चन पूछे, वहां इसको कोट करके आना है कि साउथ जैसे यूरोपियन यूनियन है, जैसे आसियान है, वैसे ही सार्क को, बिम्स्टेक को जो है वो एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, बेटर इंस्टीट्यूशन के रूप में एग्जिस्ट करना होगा। ठीक है, तो इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सीक्स टू फॉस्टर
cooperation, but recent developments show that challenges persist: terrorism, political instability, great power rivalry, border issues and economic fragility. तो अब यहाँ जो challenges लिखे हैं, तो ये ऐसे नहीं लिखाएगा, India's neighborhood. हाँ, यहाँ जो challenges लिखे हैं ये country wise लिखे हैं. इसका दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है इसी को लिखने का? जो challenges हैं उनको लिखने का दूसरा और अप्रोच क्या हो सकता है? Political economic pestle approach. पेस्टल अप्रोच हो सकता है, ठीक है. पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या क्या हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या हैं, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस क्या क्या हैं, लीगल तो यहाँ पे कम ही होगा. उसके बाद आपका जोग्राफिक चैलेंजेस क्या क्या है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं. अच्छा, इसमें एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या क्या होगा? मैम ये हिमालयन वो जो ग्लेशियर पिघल रहा है जिससे क्या होता है कि वाटर क्राइसिस होता है और वाटर वार होता है, ठीक है. जैसे कि चाइना इज यूजिंग डैम बम टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है. तो दो अप्रोचेस हैं जिससे कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. तो पॉइंट आपको यही लेने हैं, बट वो आपको डिसाइड करना है कि वो किस तरीके से उन पॉइंट्स को आप जो है वो, जैसे अभी जो आंसर हम डिस्कस करेंगे उसमें इस तरीके से नहीं लिखा गया है, उसमें कंट्री वाइज नहीं लिखा गया है, उसमें जो है दूसरा अप्रोच जो है वो फॉलो किया गया है. किसी ने आंसर लिखा था, ट्राई किया था लिखने का? एज एक्सपेक्टेड, कोई बात नहीं. बट जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी फॉर्मली, मतलब अभी तो डेमो क्लास है तो आज के लिए चलो फर्स्ट क्लास है, बट जब फॉर्मली क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप जो अपना पंक्चुअलिटी है वो मेंटेन करेंगे. वरना अगर 2 दिन के बाद का आंसर इफ यू एक्सपेक्ट मी टू गिव फीडबैक ऑन दैट, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही क्राइसिस सिचुएशन हो कि हाँ हम एकदम ही नहीं कर पाए, तो वैसे में नहीं होगा ऐसा. लेकिन हाँ, बट पंक्चुअलिटी जब तक मेंटेन नहीं होगी उसके बाद फिर लास्ट में बैकलॉग रहेगा और फिर आपका जब मेंस के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होगा तब फिर आपको लगेगा कि आप कैसे करें. तो साथ साथ में करते चलना है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने पाकिस्तान के साथ लिख दिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सिक्योरिटी थ्रेट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हमको एग्जाम्पल्स देना ही देना है, क्योंकि ये पॉइंट्स ना कोई भी लिख देगा. आप 9-10 क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे, वो भी बोल देगा कि हाँ पाकिस्तान से हमको सिक्योरिटी थ्रेट है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है. लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स देते हैं, जब आप रिसेंट डेटा को कोट करते हैं, तो वो दिखाता है कि आप कितने अवेयर हैं अपने सराउंडिंग्स को लेकर के. हर कोई, चाहे वो यूपीएससी का मेंस हो, यूपीपीसीएस का मेंस हो, जेपीएससी का मेंस हो, बीपीएससी का मेंस हो, हर कोई ये बोलता है कि एग्जाम्पल, डेटा, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें कोई दो राय नहीं है. तो कैसे एग्जाम्पल्स को कोट करना है ये हम अभी आंसर में सीखेंगे. नेक्स्ट, अनस्टेबल बायलैटरल डायलॉग. बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं, जब भी हमारे बीच में बायलैटरल डायलॉग होता है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में हो, चाहे वो रिसेंट में मोदी जी और इमरान खान के बीच में हो, वो किसी ना किसी वजह से जो डायलॉग है वो खत्म हो ही जाता है. उसके बाद उसका जो पाकिस्तान है उनका जियोपॉलिटिकल नेक्सस है चाइना के साथ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं. फिर नेक्स्ट हमारा चाइना, सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारा, उसके साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स, मिलिट्री स्टैंड ऑफ, और इसकी जब आप इसकी बात करेंगे तो आप मैप बना सकते हैं. चाइना के साथ जो बॉर्डर हम शेयर करते हैं उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में. 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. कितने तीन पार्ट है मैम. 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला ये वाला सेक्टर, दूसरा ये वाला सेक्टर और तीसरा ये वाला सेक्टर, यानी वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर. इसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया आता है. सेंट्रल सेक्टर में हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया आता है, जिसमें अक्साई चीन और शाकगाम वैली वगैरह है. और सीओके वेस्टर्न वाला, सेक्टर में, हाँ क्या हुआ? वो सीओके चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो है. हाँ, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है. और वेस्टर्न सेक्टर में हमारा इधर वाला, सॉरी, ये वेस्टर्न सेक्टर, ये सेंट्रल सेक्टर जिसमें हमारा उत्तराखंड वाला रीजन आता है, और ये वेस्टर्न सेक्टर जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर, और ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश का. इधर तो बॉर्डर नहीं है ना चाइना के साथ. हाँ, तो ये और ये
तो यहाँ पे डोकलाम वाला रीजन है जहाँ पे भूटान के साथ क्लैश हुआ था। यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, उसको तो आए दिन जो है वो क्लेम ही करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसका 5 फिंगर पॉलिसी का भी पार्ट है। और जो हमारा वेस्टर्न सेक्टर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो शाक्सगाम वैली वाला रीजन है वहां पर। अब ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर कैसे बना? चाइना के साथ तो हमने कभी कश्मीर को लेकर के लड़ाई करी नहीं, तो फिर वो कैसे बना? मैम वो यूके का कुछ पार्ट्स उन्होंने लिया था। हाँ, जब पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया था तो पाकिस्तान ने उसको दे दिया था, उन्होंने जी लिया नहीं था, हाँ, पाकिस्तान दे ने दिया था, अपने तरफ से उसको दे दिया था, दे जिसकी दिया वजह था। से आज जो वो रीजन है वो चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गया, मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईआर के क्वेश्चंस में आप जो है वो बिना मैप के अगर आप चाहेंगे कि आपको मार्क्स मिल जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट इन द रीजन, जहाँ पे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करेंगे, जिसमें श्रीलंका का कौन सा पोर्ट है? हम्बनटोटा 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 पोर्ट है। हम लोग का कोर्स। बॉर्डर है पाकिस्तान में, उसके बाद बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट है, नेपाल में इन्वेस्टमेंट है, मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट है। फिर नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, काला पानी, लिपू लेक और कोस्टा रीजन को लेकर के। फिर नेपाल का 2015 में ब्लॉकेड भी हुआ था, जिसकी वजह से आज भी नेपाल के साथ हम देखते हैं कि जो वो एक खट्टापन है हमारे रिश्ते में वो चला आ रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यहाँ पे जेनजी प्रोटेस्ट जो था जिसमें कि केपी शर्मा ओली का रेजिग्नेशन हो गया, फिर चाइना का वहाँ पे इंटरफेरेंस है, तो इसका इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिलता है। बांग्लादेश से हमको माइग्रेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट, एनआरसी पूरा का पूरा, मोस्टली आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान की वजह से ही पूरा का पूरा एनआरसी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आसाम, वेस्ट बंगाल में आपको खुलेआम जो है वो बांग्लादेशी जो है वो नजर आ जाएंगे, जिसकी वजह से बॉर्डर स्मगलिंग। अब बॉर्डर स्मगलिंग में आपको ड्रग्स के साथ साथ इलीगल आर्म्स का जो स्मगल है वो भी देखने को मिलता है। वाटर शेयरिंग और ट्रस्ट डेफिसिट, तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट बहुत पहले से चला आ रहा है जो कि खत्म नहीं हो रहा है। उसके बाद अभी रिसेंटली जो हमने देखा कि मोहम्मद यूनस की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया है। जब एक तरफ हम देख रहे थे कि शेख हसीना की गवर्नमेंट प्रो इंडिया थी, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मोहम्मद यूनस का जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो जो है वो एंटी इंडिया है, और वहां पे इंडियंस को लेकर के अभी हेट सेंटिमेंट जो है वो फैल रहा है। नेक्स्ट, म्यांमार। म्यांमार में जब से हमने देखा है कि मिलिट्री कू का टेक ओवर हुआ है, उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, इंसर्जेंसी जो है वो बढ़ गया। प्रीलिम्स में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो ये प्री परमिट था कि 16 किलोमीटर के बॉर्डर पे, 16 किलोमीटर इधर, 16 किलोमीटर इधर, इंडिया म्यांमार के बीच में, वो कोई भी आ जा सकता था बिना वीजा के, उसको भी बंद कर दिया गया है। वहां से भी हम देखते हैं कि जो रोहिंग्या क्राइसिस जो है वो हमको देखने को मिला है। उसके बाद हम अफगानिस्तान को ले सकते हैं कि तालिबान के टेक ओवर के बाद इंडिया जो है, मतलब ट्रेड रिलेशंस जो है वो कम हो गए, ह्यूमैनिटेरियन सिक्योरिटी कंसर्न है। स्टार्टिंग में तो हम तालिबान के साथ एंगेज करने को ही तैयार नहीं थे, बट अब क्योंकि हमको पता चल गया है कि तालिबान के साथ एंगेज किए बिना जो है वो हमारा जो, क्योंकि तालिबान इज देयर टू स्टे, तालिबान अभी इतनी जल्दी वहां से जाने वाला नहीं है, इतनी जल्दी जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट हमको वहां पे नजर नहीं आएगी। तो इस वजह से हमको दिख रहा है कि तालिबान के साथ हम एंगेजमेंट जो है वो दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं। फिर श्रीलंका, वहां पे भी हमने देखा था कि एंटी इंडिया स्टैंड जो है उनको देखने को मिला था। तमिल से रिलेटेड वहां पर काफी जो एक टेंशन है वो देखने को मिलती है। उसके बाद मॉलडीव्स, वहां का तो फेमस ही है इंडिया आउट कैंपेन। कौन से प्रेसिडेंट के अंडर इंडिया आउट कैंपेन चला था? Question. मोदी। म्यूजिक है मैम। हाँ, मोदी का। ठीक है, तो इंडिया आउट कैंपेन, और अभी फिर से भले ही मालदीव्स के साथ हम दोबारा से अपना जो रिलेशंस हैं उसको रेज्यूम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रस्ट डेफिसिट जब क्रिएट हो जाता है, खास करके कॉमन पब्लिक के बीच में, भले ही लीडर्स जो हैं वो अपने साथ एक दूसरे को लेकर के चलने को तैयार हो जाए कि हाँ, लीडर्स को समझ में आ रहा है कि मालदीव्स जो है वो इंडिया का एक प्रोमिनेंट पार्टनर है। मालदीव्स को भी ये चीज समझ में आ गई है, मालदीव्स के लीडर को भी, कि इंडिया के बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता है। लेकिन लोगों के मन में जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, वो चीज जो है उसको भरने में काफी टाइम लग जाता है। फिर अगर हम स्ट्रक्चरल और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस की बात करें कि लार्जर लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं,
तो सार्क जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, उसका पैरालिसिस हमको देखने को मिल रहा है 2016 के बाद से। एक भी हमने ऐसा नहीं देखा है कि हमको जो है सार्क का जो समिट है वो देखने को मिले, मोस्टली क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स जो है वो चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान एक कॉमन प्लेटफॉर्म को शेयर करने को तैयार नहीं है। तो जब तक इस चैलेंज को हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं सोच सकते हैं कि साउथ एशिया का जो चैलेंज है, साउथ एशिया में जो डिसकंटेंट है, साउथ एशिया में जो इंस्टेबिलिटी है वो बेटर हो सकती है। नेक्स्ट, डिलीवरी डेफिसिट वर्सेस चाइना BRI। इंडिया बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉमिस करता है, खास करके नेपाल में, भूटान में, मालदीव्स में, लेकिन उनको जो डिलीवर करने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। और कंपैरेटिवली अगर देखें तो चाइना उतने टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर कर चुका होता है। तो अल्टीमेटली, जैसे आप लोग जब किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो प्रॉमिस है वो क्या किया जा रहा है, और वो प्रॉमिस डिलीवर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। भले ही प्राइस कितना भी लिया जा रहा हो, बट अल्टीमेटली जो चीज प्रॉमिस की गई है वो डिलीवर की जा रही है कि नहीं की जा रही है, और कितने टाइम में की जा रही है। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो सेम यहाँ पे इंडिया जो है वो 5 साल का बोल करके अगर हम किसी प्रोजेक्ट को 10 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये पब्लिक के मन में भी एक नेगेटिव इमेज जाएगी कि अरे यार, इनका तो यही काम है, आते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज, वाटर और माइग्रेशन प्रेशर, जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस अगर हम लार्जर लेवल पे देखें तो ये इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। अब इसका इम्पैक्ट बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसको लिखना है, कैटेगोरिकली। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अलग से लिखेंगे, फिर उसमें भी थीमेटिकली लिखना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिखा और उसके बाद उसमें धर 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 3-4 पॉइंट्स लिख दिया। हाँ, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि पहले थीम मेंशन किया, फिर उसके अंडर पॉइंट जो है वो लिखा। फिर सोशल इम्पैक्ट, उसमें रेफ्यूजी इनफ्लोज, इरोजन ऑफ पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल डिस्कनेक्ट। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में अगर हम देखें तो डोमेस्टिक स्पिलओवर, नेबरहुड इंस्टेबिलिटी, पॉलिसी पैरालिसिस। अगर जोग्राफिक और रिसोर्स इम्पैक्ट देखें तो वाटर कॉन्फ्लिक्ट, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, पहली बार उसको जो है वो सस्पेंड किया गया है। तीसरा रिवर वाटर डिस्प्यूट है। अंडर यूज हाइड्रो पावर है। उसके बाद सिक्योरिटी इम्पैक्ट में टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, रेफ्यूजी रेडिकलाइजेशन रिस्क। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट में देखें तो चाइना का इंसर्कलमेंट हो रहा है, लॉस ऑफ स्पेस अफगानिस्तान में हमको हो रहा है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, टू फ्रंट चैलेंज, कि एक तरफ से हमको चाइना से भी चैलेंज देखने को मिलता है कि कभी भी चाइना जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान से भी चैलेंज देखने को मिलता है कि पाकिस्तान तो आए दिन कुछ ना कुछ करता ही रहता है। चाइना ऐसे रैंडमली हम पर कुछ भी नहीं करता है, लेकिन गलवान वाले को छोड़ दें अगर तो। लेकिन पाकिस्तान तो हर 2-3 साल पर कुछ ना कुछ जो है वो उसका देखने को मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ी चीज जो डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट, जो एनालिस्ट हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, जिस चीज को एनालाइज करते हैं, वो ये है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोनों एलाइज हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ इंडिया को अटैक करने का सोचते हैं, तो क्या इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि इंडिया उस चीज को मैनेज कर पाएगा। द हिंदू में आई थिंक 1-2 साल पहले इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी आया था कि अगर कभी टू फ्रंट अटैक हुआ इंडिया पे फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, तो इंडिया के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिससे इंडिया उनको टैकल कर सकता है। कभी सोचिएगा बैठ के आराम से इस पे। मान लेते हैं अगर ये क्वेश्चन ही आपसे पूछ लेता है कि सपोज दैट इंडिया पहले तो पूछेगा कि व्हाट इज टू फ्रंट चैलेंज फॉर इंडिया, और उसको इंडिया कैसे ओवरकम कर सकता है। क्या इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं, क्या इतना डिफेंस पावर है, इतना मिलिट्री पावर है हमारे पास कि हम इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम चैलेंज की बात करते हैं, किसी भी चैलेंज से रिलेटेड किसी भी इशू की बात करते हैं, जहाँ पे हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो उसको सिर्फ प्रॉब्लम पर खत्म नहीं करनी। चाहे क्वेश्चन पूछे या क्वेश्चन ना पूछे, आपको उसके सॉल्यूशंस जो है वो बताने हैं। कि अगर हमको प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे बैक में पेन है, मेरे हाथ में पेन है, मेरे पैर में पेन है, कोई आपको आके बता रहा है, तो आपको सिर्फ सुनना नहीं है उसकी बात को, आपको उसका सॉल्यूशन भी उसको ऑफर करना है कि आप तुम इस डॉक्टर के पास चले जाओ, तुम्हारा जो इलाज है वो
हो जाएगा। सिमिलरली अगर एग्जाम में हमसे पूछ रहा है कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो सिर्फ प्रॉब्लम्स को बता के नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट हमारा काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमारा काम प्रॉब्लम को जब का तक सिर्फ समझना नहीं है। प्रॉब्लम को समझ तो बहुत लोग लेते हैं, जो लोग भी रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं हमारे घर पे, आप इवन जब दिल्ली चले जाइए तो वहाँ पे जो चाय की टपरी पे लोग होते हैं, वो लोग भी समझ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे अपने आप को? तो सॉल्यूशंस बता सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हर एक चीज़ जहाँ पर आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, कोशिश करिए कि बस 3-4 पॉइंट्स में ही, अगर एक्सप्लिसिटली नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो एक वे फॉरवर्ड देने का। तो जब भी नेबरहुड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आए, तो आप वे फॉरवर्ड में ये पॉइंट यूज कर सकते हैं कि रीजनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म जैसे सार्क, बिम्स्टेक को हमको यूज करना चाहिए। प्रोजेक्ट डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना चाहिए। क्लाइमेट रेजिलिएंट कोऑपरेशन करना चाहिए। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना चाहिए। ट्रेड वगैरह को हमको बूस्ट करना चाहिए। यूथ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक चीज तो कंफर्म है कि यूथ एम्प्लॉयमेंट, अगर यूथ जो एम्प्लॉयड रहेगा ना, तो ये आए दिन जो राइट्स होते हैं, आए दिन जो रेवोल्यूशंस होते हैं, वो नहीं होंगे। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अल्टीमेटली अगर आपके पास काम होगा तो आप अपने काम को छोड़ करके आप रिवोल्ट में नहीं जाएंगे। दिस इज अ फैक्ट। अगर आपके पास पेट भरने के लिए खाना मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आपके पास पैसे मिल रहे हैं, रहने के लिए एक छत है आपके पास, तो आप चाहेंगे कि वो चीज़ जो है वो कंटिन्यूड रहे। ऐसा नहीं आप चाहेंगे कि इस चीज़ को जो है वो छोड़ करके हम सरकार के खिलाफ रिवोल्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो यही चीज़ है। सरकार अगर उस गोल को फुलफिल करने में कामयाब हो जाती है, तो जो रिवोल्ट के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल सरकार जो है वो बहुत ही कुछ ऐसा कर रही है जो कि एक्सेप्टेबल ना हो। नेक्स्ट, बैलेंस सिक्योरिटी और डेवलपमेंट कोऑपरेशन। हमको सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों साथ में लेकर के चलना होगा। पीपल टू पीपल और कल्चरल टाइज, यानी हमको अपने सॉफ्ट पावर पे फोकस करना होगा। टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना होगा गवर्नेंस और कनेक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट, मल्टीलैटरलिज्म और रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इन दोनों पे फोकस करना होगा। तो ये 9 पॉइंट्स हैं। अब एक चीज कि कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए। 5 पॉइंट्स लिखें, 10 पॉइंट्स लिखें, कितने पॉइंट्स लिखें? तो मिनिमम आप कोशिश करिए कि 5 पॉइंट्स जो है वो हर एक सब हेडिंग के नीचे लिखा हो, क्योंकि 5 ना एक मतलब आइडियल नंबर माना जाता है कि हाँ 5 पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब इसको जानकारी है टॉपिक के बारे में, और वो देखने में भी ठीक लगता है कि जगह जो है वो भर जाता है। क्योंकि कितना भी कोई कह ले कि सिर्फ स्पेस भरने से नहीं होता है, फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि स्पेस भरना पड़ता है। आप बहुत सारा कंटेंट लिख दें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3-4 पेज में आंसर खत्म कर देंगे, तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जो कि अगर सेम चीज लिख करके अगर कोई उसको 6-7 पेज में लिख सके। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लास्टली कंक्लूड कर देंगे, किसी कोर्स से आप कंक्लूड कर सकते हैं या नॉर्मल कंक्लूजन भी जो पूरा आंसर को समराइज करे, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया often faces the paradox of proximity. Geographic closeness does not translate into strategic alignment. Critically examine the structural and emerging challenges in India's immediate neighborhood and discuss how India can balance imperatives with soft power and security imperatives with soft power and economic engagement। 38 मार्क्स GS1 का क्वेश्चन है ये, और सबको पता है कि GS1 में IR से रिलेटेड ही जनरली क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो IR से रिलेटेड पूछा जाता है और एक क्वेश्चन जो नॉर्मल आपका करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। क्या समझ में आया क्वेश्चन को? क्या समझ आया क्वेश्चन? तो किसी कुछ भी समझ में नहीं आया, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था यार। Yeah, so basically, ma'am, what I could understand from the question is that, contrary to general belief, the
that neighborhood should be a good strategic partner is false for India. And what are the challenges that India is facing? Why there is no strategic partnership between the neighboring countries? Uh, in that scenario, I think. ओके ओके, और कोई? अ, जो जो कॉमन जो वो मानना होता है कि ज्योग्राफिकल क्लोजनेस है तो मतलब अच्छा रिलेशन होगा, तो यही एक पैराडॉक्स है कि डिस्पाइट ज्योग्राफिकल क्लोजनेस हम लोगों का मतलब स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट या फिर अच्छा रिलेशन नहीं है, तो इसी को मतलब वो करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। लाइक स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है, लाइक जो कि चलता आ रहा है, और जो इमर्जिंग प्रॉब्लम है जो रिसेंट है, तो ये दोनों को मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को वो करना है। यस, पहली चीज। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। अगर आपने मेरा जो यूट्यूब पे वीडियो है उसको देखा होगा, तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप जो बोला था वो ये था कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि पहली बार में क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आता, माने कि टाइम कम रहता है, लेकिन फिर भी 2 बार पढ़ना है ताकि उसका एग्जैक्ट मतलब जो है वो समझ में आए। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सबसे पहले तो पहला कीवर्ड है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। क्वेश्चन हमको किस पे बेस्ड रखना है अपना आंसर? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे। ऑफ इंडिया ऑफन फेसेस द पैराडॉक्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो अब हमको नेक्स्ट चीज जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि ये बात कर रहा है एक पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स मतलब देखने में कुछ और लगता है लेकिन एक्चुअल रियलिटी कुछ और होती है, होना कुछ और चाहिए लेकिन होता कुछ और है। तो पैराडॉक्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जोग्राफिक क्लोजनेस डज नॉट ट्रांसलेट इनटू स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा है कि वो पैराडॉक्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी किस चीज को बोल रहा है। मान लेते हैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करता, वो पैराडॉक्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी को पे फुल स्टॉप लगा देता, तब आपके लिए क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाता कि पैराडॉक्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि जो हमारे नजदीक हैं, जो हमारे जोग्राफिकली क्लोज हैं, जरूरी नहीं है कि उनके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, कई बार रूममेट्स में लड़ाई होती है कि रूममेट सेम बेड शेयर करते हैं, एक ही रूम शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं होता है कि उनके बीच में जो एक बॉन्ड है वो हमेशा क्रिएट हो, वो हमेशा बना रहे। ठीक है, तो पैराडॉक्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी उसी चीज को बोलते हैं कि हमेशा जो आपके जोग्राफिकली पास हो वो माइंड से भी आपके पास हो, वो दिल से भी आपके पास हो, ये जरूरी नहीं। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज सोसाइटी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्रिटिकली एग्जामिन, सबसे पहली चीज इसको ध्यान रखेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रक्चरल एंड इमर्जिंग चैलेंजेस। यानी 2 तरीके के चैलेंजेस के बारे में हमको बात करना है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस और इमर्जिंग चैलेंजेस इन इंडिया इमीडिएट नेबरहुड। इमीडिएट की बात कर रहा है यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से रिलेटेड है ये। एंड डिस्कस हाउ इंडिया कैन बैलेंस सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स विथ सॉफ्ट पावर एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट। ये यहाँ पे भी खत्म कर सकता था, लेकिन इसने खास कर फोकस किया है सॉफ्ट पावर पर और इकोनॉमिक एंगेजमेंट पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चरल और इमर्जिंग चैलेंजेस पूछ रहा है और उनको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में लिख नहीं देना है, उनको डिटेल से एक्सप्लेन करना है, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी उनका पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों चीजें जो है वो बतानी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखाएगा। सबसे पहले कोर्स, अगर कोई कोट आपके दिमाग में है तो आप कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोट से ही स्टार्ट करना है। हाँ, कोट से स्टार्ट करने पर थोड़ा सा एक बेटर ये इमेज जो है वो बेटर परसेप्शन जो है वो एग्जामिनर के माइंड में क्रिएट होता है। तो यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स, ये मैंने पीडीएफ में भी लिखा था, इसीलिए मैंने सेम कोड जो है वो यहाँ पर यूज कर लिया। एक किसका कोड है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट इंसान थे, तो इनका आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कौन थे। इन केस अगर आप किसी और का कोट यूज करते हैं, जैसे जो मेनन एक थे, उनका कोट मैंने दिया था, वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, तो वो आप मेंशन कर दीजिए कि वो कौन थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सब लोग जानते हैं। तो अब इस कोड से हमने स्टार्ट किया और उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है, तो हमको उसको एक्सप्लेन करना होगा, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। फॉर्मली आर्टिकुलेटेड इन 2014, अगर आपको ईयर पता है तो बेस्ट है कि आप उसका ईयर जो है वो मेंशन करें। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के मन में ये परसेप्शन क्रिएट होता है कि हाँ, इसने डिटेल से चीज़ों को पढ़ा है, बस सुपरफिशियल नॉलेज नहीं है इसके पास।
seeks to build peaceful, secure and prosperous relations with its immediate neighbors in South Asia, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan एंड श्रीलंका। ध्यान से यहाँ पे चाइना को मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में चाइना नहीं है। However, despite geographic proximity, अब हम किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं? हम पैराडॉक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पैराडॉक्स के बारे में बात कर रहा है। India faces a paradox where closeness does not translate into strategic alignment. Just जो क्वेश्चन में लिखा है उसी चीज को लिखा है, due to structural and emerging challenges. Historical grievances. अब हम बताएंगे कि क्यों हमारे बीच में जो ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, उस चीज को थोड़ा सा। क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली कॉजेज नहीं पूछ रहा है, तो हमको कॉजेज डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। तो historical grievances, power asymmetry, domestic political factors, and external factors have ensured that India's neighborhood remains a zone of opportunities and challenges. हमारे पास सिर्फ challenges ही नहीं है, opportunities भी हैं, बस हम उनको leverage नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब बात करेंगे। अब यहाँ पे एक मैप बना देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना मैप के प्लीज IR का क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात की है, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जो मैप है वो हम बना देंगे और इसमें चाइना को मार्क नहीं करेंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। अब बात करेंगे कि इंडिया की जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं वो क्या है। तो सबसे पहला असिमेट्री ऑफ पावर। कभी बिग ब्रदर एटीट्यूड सुना है? क्या है बिग ब्रदर एटीट्यूड? यस मैम। क्या है बिग ब्रदर एटीट्यूड? जैसे कि इंडिया को, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जैसे बिग ब्रदर एटीट्यूड, जैसे इंडिया दिखाएगा कि हमारे पास कितना ज्यादा आर्म फोर्सेस है, कितना ज्यादा है, हम तुम्हारे पे कभी भी अटैक कर सकते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर है। इस तरह अपना दिखावा करना और दूसरे को दबाना बोलते हैं एक सेंस में, उस तरह का एटीट्यूड रखने को बिग ब्रदर एटीट्यूड कहते हैं। संजीव आप बोलिए। इंटरफेयर करना, मतलब ऑन अकाउंट ऑफ दीज फैक्टर्स इंटरफेयर करना। नॉट एग्जैक्टली प्रवीण, आपने सही बोला कि इन कारणों से हम उनके डोमेस्टिक पॉलिसीज में इंटरफेयर करते हैं। उनका जो अपना इंटरनल डिसीजन है उसमें हम इंटरफेयर करते हैं कि आपको किसके साथ बात करनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो हम डिक्टेट करने लगते हैं और इसका एलिगेशन जो है वो इंडिया पे लगाया जाता है। खास करके छोटी कंट्री जैसे नेपाल हो गया, ये हमेशा कहता है कि इंडिया जो है वो बिग ब्रदर एटीट्यूड शो करता है। खास करके 2015 में जब नेपाल ने हमारी बात नहीं सुनी थी और उसके बाद हमने इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो किया था जिसका कॉन्सिक्वेंसेज हमको आज तक भुगतने पड़ रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द, आप कह सकते हैं कि ब्लंडर्स बाय द एनडीए गवर्नमेंट इन फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट ने के आने के बाद फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी वो काफी अच्छी हुई है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। लेकिन अगर नेपाल के साथ बात करें तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जो हमारे ये हुआ था 2015 में कि हमने इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया था नेपाल के साथ। तो इंडिया शेयर साइज इन इकोनॉमी, मिलिट्री एंड पॉपुलेशन क्रिएट एन इम्बैलेंस। कि ऐसा प्रतीत होता है, मतलब कोई अगर आपके ही पास मान लेते हैं कि आपके कॉलोनी में आकर के मुकेश अंबानी रहने लगे, तो आपको लगेगा नहीं बाप रे वो चाहे तो पूरी कॉलोनी को कंट्रोल कर सकता है। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन है कि इंडिया का साइज भी इतना बड़ा है। अगर हम पाकिस्तान को देखें, अफगानिस्तान को देखें, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश को देखें और दूसरी तरफ इंडिया को देखें, तो इंडिया का साइज भी बहुत बड़ा है, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। अभी रिसेंट में हमने 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो टैग है वो भी अचीव कर लिया है। मिलिट्री में हम बहुत आगे हैं इन लोगों से और पॉपुलेशन में तो हम सबसे आगे हैं। तो इसकी वजह से एक इम्बैलेंस है जहाँ पे इंडिया जो है वो एक ऊपर पोजीशन पे चला जाता है और बाकी कंट्रीज जो है वो थोड़ी नीचे हो जाती है। स्मॉलर स्टेट्स लाइक नेपाल, भूटान और मालदीव फियर बीइंग ओवरशैडोड। यहाँ पे आप बिग ब्रदर एटीट्यूड जो है वो मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल लेगेसी। कि हमारा पार्टीशन हुआ 1947 में, उसकी वजह से बॉर्डर इश्यूज क्रिएट हुए पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। उसके पहले के भी बॉर्डर इश्यूज जो है वो चले आ रहे हैं, जैसे इंडिया नेपाल के बीच में बॉर्डर इश्यूज, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ सुगौली था 1814 का ब्रिटिशर्स के टाइम में, वो सही से नहीं था। इंडिया, चाइना, भूटान के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डोकलाम वैली के टाइम पे हमको देखने को मिलती। कश्मीर डिस्प्यूट तो है ही पाकिस्तान के साथ। ये कंटिन्यूसली जो है वो मिसट्रस्ट हमारे रिलेशंस में करता रहता है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स स्पिलिंग ओवर। कि डोमेस्टिकली अगर देखें तो ये जो कंट्रीज हैं इनको पता है कि इनके लोगों में
खास करके चाइना के इन्फ्लुएंस के बाद इनके लोगों में एक एंटी इंडिया एटीट्यूड जो है वो आ गया है। और ये क्या करती है कि इस चीज का फायदा उठाती है अपने वोट बैंक को भरने के लिए। और ये चीज हमने सबसे रिसेंट में कहाँ देखी है, तो बांग्लादेश में और मालदीव में, कि बांग्लादेश को एंटी इंडिया होने की जरूरत नहीं थी, बट क्योंकि वहां की आवाम, वहां की जो जनता थी वो एंटी इंडिया थी, तो इस वजह से मोहम्मद यूनस जो है वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया स्टैंड लेकर के चल रहे हैं। सिमिलरली मालदीव में, क्योंकि इंडिया आउट कैंपेन लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड थे इंडिया से, तो मोइनुद्दीन मुइजो ने भी ये चीज जो है इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की। So political parties in neighboring countries often mobilize in anti-India rhetoric for electoral gain. Example: India Out campaign in Maldives, Bangladesh, etc. Next, SARC paralysis, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कोई ऐसा इफेक्टिव रीजनल इंस्टीट्यूशन नहीं है कि आपस में बैठ करके हम बात कर सके, कि दो लोगों के बीच में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्व करें, ऐसा नहीं है। हम दुनिया भर से बात कर लेंगे लेकिन आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे। जो नॉर्मल लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम होती है कि आप जाके इसकी शिकायत उससे, उसकी शिकायत उससे करेंगे, लेकिन जिससे प्रॉब्लम है उससे बैठ करके हम कभी भी बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज है, माइग्रेशन है, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है, जैसे तीस्ता है बांग्लादेश के साथ, काली रिवर है नेपाल के साथ, ड्रग ट्रैफिकिंग है पाकिस्तान के अफगानिस्तान से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पंजाब जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्रग में डूबा हुआ स्टेट बन चुका है। आर्म स्मगलिंग है, ये इस प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे बीच में कनेक्टिविटी भी लिमिटेड है, इंट्रा रीजनल ट्रेड लिमिटेड है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अब इस तरीके से आप डेटा को पुट कर सकते हैं कि एक चीज हमने लिखा, यहाँ हमने एग्जांपल दिया कि तीस्ता का, काली रिवर का, यहाँ हमने एग्जांपल दिया कि सार्क समिट्स जो है वो स्टॉल्ड हैं 2016, तो यहाँ हमने एग्जांपल दिया, इधर भी हमने अलग अलग एग्जांपल्स दिए, फिर यहाँ हमने एक डेटा लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा ऑफ 2023, इंट्रा रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया रिमेन्स लेस देन 5% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। यहाँ पे आप एक कॉन्ट्रास्ट भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो, कि एक तरफ अगर हम आसियान का ट्रेड कंसिडर करें, यूरोपियन यूनियन का ट्रेड कंसिडर करें, तो उनके बीच में कितना ट्रेड होता है, कितना वर्ल्ड का शेयर होता है, और वहीं अगर साउथ एशिया की बात करें तो पूरे, अगर 100 रुपए का ट्रेड पूरे वर्ल्ड में होता है तो उसमें सिर्फ 5 रुपए जो है वो साउथ एशिया में से आते हैं, वो भी बायलैटरल ट्रेड है। ऐसी कोई हमारे बीच में कोई ट्रीटी नहीं है जिसकी वजह से हम ये चीज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, इमर्जिंग चैलेंजेस। अब स्ट्रक्चरल चैलेंजेस वो थी जो हिस्टोरिकली चली आ रही थी, मतलब स्ट्रक्चरली ही डिफेक्ट है, उसको सुधारने के लिए पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। लेकिन इमर्जिंग चैलेंजेस वो हैं जो प्रेजेंट में 21st सेंचुरी में हमको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो क्या क्या हो जाएगा इमर्जिंग चैलेंजेस? growing radicalization. ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन, और क्रॉस बॉर्डर क्रॉस इन्फिल्ट्रेशन। बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है वो अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं था कि ड्रग्स का प्रॉब्लम बहुत पहले से चला आ रहा है। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो गया, इलीगल माइग्रेशन हो माइग्रेंट्स गया। का प्रॉब्लम। हाँ, माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम, इसमें हम रोहिंग्यास को, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हम रोहिंग्यास को कोट कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज का अभी अभी इशू हमको देखने को मिला है। 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में ये प्रॉब्लम्स नहीं थे, ये अभी रिसेंट के प्रॉब्लम्स जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक और मैंने पढ़ा था किसी आर्टिकल में कि माइग्रेंट्स के कारण एम्प्लॉयमेंट भी हमारा बहुत ज्यादा हैम्पर होगा और लोगों को अपना सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहा है। ऑब्वियसली, जैसे अब माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, माइग्रेंट्स हैं तो वो यहाँ अगर मान लेते हैं रहने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो काम ढूंढेंगे ना, और वो जब काम ढूंढेंगे तो वो वही काम करेंगे जो उस देश के लोग कर रहे थे, वही रिसोर्सेज को यूज करेंगे जो उस देश के लोगों के लिए थी। तो इसकी वजह से जॉब का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगा। जैसे आप बंगाल में देख लीजिए, आसाम में देख लीजिए, तो अगर वो, जैसे माइग्रेंट्स क्या करते हैं कि जब आते हैं उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि वो जो सिटीजनशिप का प्रूफ वगैरह है वो बनवा लें, ताकि जॉब्स वगैरह मिलने में उनको आसानी हो जाए। और ये चीज फैक्ट है, इसमें कोई मतलब ऐसा कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। एनआरसी में ऐसे बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट जब बिहार में एसआरआई हो रहा है, सिस्टमैटिक इंटेंसिव रिविजन जो हो रहा है एफआईआर, उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा हमको देखने को मिल रहा है कि इलीगल माइग्रेंट्स हमको देखने को मिल रहा है। तो रिसोर्सेज को लेकर के कंपटीशन होगा। और दूसरी चीज सिक्योरिटी,
भले ही वो लोग जो है वो इंडिया के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हो सकता है कि माइग्रेंट्स के रूप में कुछ एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी आ जाएं। जैसे माइग्रेंट्स के रूप में हो सकता है पाकिस्तान जो है वो अपने एजेंट्स को भेज दे, आईएसआईएस जो है वो अपने एजेंट्स को भेज दे, और वो क्या करेंगे, सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में एक्ट करेंगे। समझ में आया? यस मैम। ओके ओके। तो थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस, ये भी 21st सेंचुरी में हमको देखने को मिला है। चाइना हैज इन्वेस्टेड इन श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, नेपाल मालदीव चैलेंजिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक स्पेस इन अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और उसके बाद डायग्राम भी बना दिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, कि यहाँ म्यांमार है, यहाँ पर चाइना का पोर्ट है, बांग्लादेश में चाइना का पोर्ट है, पाकिस्तान में चाइना का पोर्ट है, मालदीव्स में भी है, श्रीलंका में भी है। इसके अलावा और भी है, लेकिन नेबरहुड की अगर बात करेंगे तो इतना ही हम मैप जो है काफी रहेगा। नेक्स्ट, डेट डिपेंडेंसी ऑफ नेबर्स। हमने श्रीलंका में देखा कि इतना ज्यादा जो क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसका कहीं ना कहीं एक रीजन था कि श्रीलंका जो है वो डेट में डूबा हुआ था। चाइना से इतना ज्यादा लोन ले रखा था श्रीलंका ने कि उसको ओवरकम कर पाना जो था वो श्रीलंका के लिए पॉसिबल नहीं था। और अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि जो नेबर्स हैं वो इंडिया से आकर के लोन मांगते हैं, इंडिया को कहते हैं कि आप हमारा इसमें हेल्प कर दीजिए इस क्राइसिस को ओवरकम करने में। नेक्स्ट अगर बात करें तो डेमोग्राफिक प्रेशर एंड इलीगल माइग्रेशन, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि हमारे डेमोग्राफी पे भी एक प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, इलीगल माइग्रेशन पे जो है वो बना ही रहता है। ऑलरेडी इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास, और उसमें से भी अगर लोग और बढ़ते जाएंगे तो भाई हमारे पास ही रहने की जगह नहीं है, हम आपको कहाँ से दे सकते हैं, और उसके बाद फिर वो रिवोल्ट करेंगे। ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आप SRI नहीं होगा, SIR सिस्टमैटिक इंटेंसिव रिविजन। और ये एग्जाम्पल जहाँ आपने कोट कर दिया ना IR के एग्जाम्पल, IR के क्वेश्चन में आपने बिहार का एग्जाम्पल दे दिया, तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नेबर्स, जिसकी वजह से हमको इंडिया में भी उसके चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इन द रिसेंट टाइम्स ऑल आवर नेबर्स हैव विटनेस रेजिम चेंज। एग्जांपल, नेपाल इन 2025, बांग्लादेश इन 2024, श्रीलंका एंड पाकिस्तान इन 2022। दिस पोजेस थ्रेट्स टू इंडिया सोशल एंड कल्चरल स्टेबिलिटी, कि वहां से फिर माइग्रेंट्स जो है वो भाग के आते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोशल और कल्चरल स्टेबिलिटी जो है वो खराब होती है। नेक्स्ट, ग्रेट पावर राइवलरी इन द इंडियन नेशन। तो अभी जो मेजर सुपर पावर बनने की जो होड़ लगी है वो दो ही कंट्रीज के बीच में है। रशिया तो अब साइडलाइन हो ही चुका है, अब हमारे पास दो ही कंट्रीज हैं, यूएस है और चाइना है। और जो इंडियन ओशन रीजन है इस पर दोनों ही अपना कंट्रोल चाहते हैं। चाइना ऑब्वियसली जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है इस वजह से चाहता है, और यूएस इस वजह से चाहता है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। कौन सा स्टेट है यहाँ पे? इंडियन ओशन में कौन सा स्टेट भी करता है? स्ट्रेट, हाँ, स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का, और उस पर काफी सारा ट्रेड जो है वो पास होता है। तो चाइना इस वजह से कंट्रोल करना चाहता है कि जिस दिन स्टेट ऑफ मलक्का को किसी कंट्री ने ब्लॉक कर दिया, मतलब उस दिन चाइना की बैंड बच जाएगी। और यूएस जो है वो ऑब्वियसली यूएस इज यूएस, वो अपने आगे किसी और को देखता ही नहीं है। तो इसकी वजह से इंडिया पे हमको चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। यूएस चाइना कॉम्पिटिशन ओवर द इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी spills into India's neighborhood, further complicating India's calculus. अब बात करेंगे जो सॉल्यूशंस, यानी थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के तीन पार्ट थे, पहला स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, दूसरा इमर्जिंग चैलेंजेस, और तीसरा हम सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक एंगेजमेंट को कैसे एक काउंटर बैलेंस की तरह यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा एनहांसिंग सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इसमें हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सकते हैं, अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ा सकते हैं काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स में विद इन रीजनल फ्रेमवर्क्स लाइक बिम्स्टेक। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और इंटीग्रेशन पे हमको फोकस करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट करना होगा। एग्जाम्पल, इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलैटरल हाईवे बन रहा है उसको। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में हमको एंगेज करना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा नेबर्स को। एग्जाम्पल, नाविक। नाविक क्या है? अभी अभी प्री खत्म हुआ है, ये सब तो आपके ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। नेविगेशन सैटेलाइट, मतलब नेविगेशन टू इंडियन कॉन्स्टलेशन ऐसे करके फुल फॉर्म है। बेसिकली एक जीपीएस का अल्टरनेटिव है, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जिसपे यूएस का कंट्रोल है।
तो ये एक इंडियन जीपीएस आप कह सकते हैं कि इंडिया ने इसको डेवलप किया है, और इसका जो इसको शेयर किया है अपने नेबरहुड में। पाकिस्तान ने इसको लेने से इनकार कर दिया था, वो बात अलग है, लेकिन इंडिया का इनिशिएटिव ये था, मतलब एम ये था कि सार्क की जितनी भी कंट्रीज हैं जब इसको डेवलप किया गया था, तो वो इसका बेनिफिट उठा सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि यूएस से हमने इंटेल मांगा है और उस टाइम पे हमको इंटेल नहीं मिला है। नेक्स्ट बात करें तो कल्चरल डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाना होगा, जैसे स्टूडेंट एक्सचेंजेस, फेस्टिवल्स, इन सबको प्रमोट करना होगा। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कॉमन कल्चर है उसको बूस्ट करना होगा, ताकि लोगों के बीच में एक इमोशनल कनेक्ट जो है वो देखने को मिले। अब बहुत सारे ब्लॉग्स आते हैं कि मैं पाकिस्तान गया तो मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला, मैं इंडिया, पाकिस्तान के ब्लॉगर्स हैं वो इंडिया आते हैं कि मुझे इंडिया में इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला। तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश के लोग जो है वो अलग अलग नहीं है। लोगों का कल्चर जो है वो एक ही है, बस पॉलिटिक्स में लोग इतने अन्य, कुछ लोग हैं जिनका भी एकदम अलग है सोच, जो एकदम रेडिकल होता है, बट मैक्सिमम जो लोग हैं वो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं। नेक्स्ट, नेबर स्पेसिफिक टेलर्ड अप्रोच। क्या समझ में आ रहा है इस चीज से? नेबर स्पेसिफिक टेलर्ड अप्रोच। जैसे कि मैम, जैसे अगर चाइनीज वगैरह है तो उसमें बुद्धिज्म को प्रमोट करना, और जैसे कि मतलब कहीं पे बॉलीवुड मूवी, अगर मतलब कल्चरल डिप्लोमेसी की हम्म, बात की जाए तो। मतलब अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपके लिए कपड़े सिलने हैं, ठीक है, बहुत सारे कपड़े बनवाने हैं। अगर हम सबको बोले कि सबको एक ही साइज का हम शर्ट दे देंगे, सबको एक ही साइज का टॉप दे देंगे, तो सबके मन में ये सवाल आएगा कि मैम पागल हो गई हैं क्या? मतलब एक ही साइज के कपड़े सबको कैसे फिटा सकते हैं? किसी को एम आता है, किसी को एस आता है, किसी को एक्सएल आता है, तो सबको एक ही साइज के कपड़े कैसे फिटा सकते हैं? सिमिलरली हम सारी कंट्रीज जो हैं उनका सोशल कल्चर अलग है, उनका पॉलिटिकल कल्चर अलग है, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी हमारी चाइना के साथ वर्क करती है, सेम स्ट्रैटेजी श्रीलंका के साथ वर्क करेगी, सेम स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के साथ वर्क करेगी। तो डिपेंडिंग कि सोशल और पॉलिटिकल इथॉस क्या है, सोशल और पॉलिटिकल रियलिटीज क्या है उस कंट्री की, हमको ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच के बियॉन्ड होती है। नेक्स्ट, ट्रेड को हमको फैसिलिटेट करना होगा, बॉर्डर प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना होगा, डिजिटल पेमेंट, हार्मोनाइजिंग स्टैंडर्ड, अपनी सामान की क्वालिटी जो है उसको बढ़ाना होगा। आपने सुना होगा कि पिछले साल या पिछले के पिछले साल जो कफ सिरप पी करके साउथ अफ्रीका की कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। एमडीएच मसाला, एवरेस्ट मसाला, इन सब का एक्सपोर्ट जो है वो लौट गया था। तो क्यों हमारे यहाँ प्रॉपर क्वालिटी पे क्यों नहीं होती है? इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, नैरेटिव बनाना होगा। नैरेटिव बनाना किस चीज़ को कहते हैं? जैसे कि मैम, अभी जो ये हुआ था मतलब टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उसमें इंडिया जैसे नैरेटिव बिल्ड कर रहा था कि पाकिस्तान इज मतलब टेररिस्ट कंट्री, इस टाइप से। जैसे किस चीज को बार बार बोल के उस चीज को दिमाग में प्लांट कर देना, एग्जैक्टली, या उस चीज को बार लेमन बार बार सेंसिबल बार तो बोल के दिमाग में प्लांट वो। कर देना। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड लीडर जो है उसके पास कोई दिमाग नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, ठीक है, एक्स वाई जेड लीडर जो है उसके पास दिमाग नहीं है, वो बिना दिमाग के बोलता है, उसके मीम्स बहुत सारे वायरल होते हैं कि ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। तो उससे हमारे दिमाग में भी ये नैरेटिव बन जाता है कि अरे इसके हाथ में अगर सरकार होगी मतलब हमारा जो देश है वो तो डूब ही जाएगा। दूसरा, एबीसी लीडर जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना फलाना जगह से इनको ऑनर किया जा रहा है, तो ये भी एक नैरेटिव है। अगर छोटे लेवल पे देखें तो एक्स वाई जेड टीचर जो हैं वो गरीबों के मसीहा हैं, वो फ्री में लोगों को पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो एक नैरेटिव बनाया जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी ये होता है नैरेटिव बिल्डिंग, ठीक है, आपने अपने कॉलेज में, स्कूल में भी इस चीज़ को फेस किया होगा, किसी टीचर के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जाता होगा, किसी स्टूडेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जाता होगा। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी को अगर रोज बोलोगे ना कि ये जो है पागल है, पागल है, पागल है, तो 10वें दिन शायद उसको भी लगने लगेगा कि हाँ यार थोड़ा पागल तो है। तो ये होता है नैरेटिव बनाना। तो हमको ये नैरेटिव बनाना होगा लोकल लोगों के बीच में कि इंडिया जो है वो एक बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं प्ले कर रहा है, इंडिया जो है वो आपके डेवलपमेंट में आपकी हेल्प कर रहा है। और जब हम लोकल लैंग्वेजेस का यूज करके लोकल लोगों को के साथ जब
एंगेज करेंगे ना, तब जाकर के कहीं हमारा जो डिप्लोमेसी है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। लास्टली अब हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि आंसर काफी लंबा हो चुका है, इसमें से आप बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो हटा भी सकते हैं, 5-5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट क्योंकि एक मॉडल आंसर है तो मॉडल आंसर थोड़ा लंबा हो ही जाता है, और डिजिटल में तो और लंबा हो जाता है। तो कंक्लूड कर देंगे, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से स्टार्ट किया था, उसी से कंक्लूड कर देंगे। इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी स्टैंड एट अ क्रॉस रोड, कि अभी हम एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि हमको कंटिन्यू करना चाहिए ये पॉलिसी, या हमारी पॉलिसी फेल हो रही है। वेयर जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी हैज येट टू फुल्ली मटेरियलाइज एज स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, कि हमारे बीच में अभी जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी तो है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट नहीं आया। So by addressing the structural and emerging challenges, India can transform its neighborhood into a zone of peace, stability and shared growth. ऐसे पॉइंट्स जब लिखते हैं ना, ऐसे वर्ड फ्रेजेस जब लिखते हैं, तो उसको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे। एक साथ करने से क्या होता है कि एग्जामिनर बस एक चीज पढ़ता है, बाकी चीजों को छोड़ देता है। अलग अलग करेंगे तो तीनों पे उसका ध्यान जाएगा। And enable India to effectively assert influence and leadership in its neighborhood, immediate neighborhood in the years to come. हमारा गोल है ना कि 2047 तक हमको अचीव कर लेना है अपना पीसफुल नेबरहुड, टेररिज्म से मुक्ति। तो आने वाले सालों में अगर हम जब तक ये स्ट्रक्चरल और इमर्जिंग चैलेंजेस को ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो पाए। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं।